मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. इन दिस सेशन we're doing some more important practice questions for ICMAT examination. Previous sessions को भी तुमने चेकआउट किया होगा. स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और सेशन को भी लाइक कर देना. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल. लिंक डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स to literate females is 2:3. Ratio of number of illiterate males to illiterate females is 4:3. So if 3,600 males in the village are literate, the total number of females in the village क्या होगा? Pause the video and try to solve this question. ठीक है, हमें क्या क्या डेटा गिवन है? डेटा गिवन है रेशियो फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, देन रेशियो ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स, एंड देन रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, और एट द एंड हमें लिटरेट मेल्स का वैल्यू भी गिवन है. तो उससे हम बाकी वैल्यूज निकालने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन can be divided into two parts of the village, in two parts, males and females. And the ratio of males and females is 5:4. And then there are some literates and others are illiterates. So males can be bifurcated in two parts. Literate males, in short LM लिख देते हैं, literate males and illiterate ILM. Illiterate males. Similarly, females can also be bifurcated in two parts. Literate females LF and illiterate females ILF. Or ratio of literate males to literate females is 2:3. Ratio is 2:3. Let us assume this is 2x and 3x. Okay. Similarly, ratio of illiterate males to illiterate females, that is 4:3. So let us say this is 4:3 or 4y and 3y. Then information given is that 3,600 males in the village are illiterate. So literate males are 3,600. ओके, सो एक अप्रोच तो ये है, हमने 3,600 वैल्यू निकाल लिया लिटरेट मेल्स का, दैट इज 2x. तो 2x इज इक्वल टू 3,600. तो x इज इक्वल टू 1,800, तो 3x विल बी 5,400. सो यहाँ से हम मेल्स का टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, फीमेल्स का टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसको 5:4 में इक्वेट कर देंगे. ये 3,600 प्लस 4y डिवाइड बाई 5,400 प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 5/4. अब एक अप्रोच तो ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो. अदरवाइज क्या कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर और फॉर एग्जांपल वैल्यू और भी ज़्यादा कमरसम होता, मुश्किल होता, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से. तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 4y, दिस इज टोटल मेल्स, डिवाइड बाई 3x प्लस 3y टोटल फीमेल्स, एंड दिस इज इक्वल टू 5/4. अब यहाँ से पहले सॉल्व करके x और y का रेशियो निकाल लें, और उसके बाद में फिर हम x की जगह वैल्यू पुट करें. दैट विल बी मच ईजियर. ठीक है, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो 4 इंटू 2 8x और 9x डिफरेंस आ रहा है x का, और 16y 15y डिफरेंस आ रहा है, एक सेकेंड 8x और 15x 7x का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 16y एंड 15y, तो y का डिफरेंस आ रहा है. तो 7x इज इक्वल टू y. अब x की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप. इफ 7x इज इक्वल टू y, तो y बिकम्स इक्वल टू 7 इंटू 1,800, दैट इज 12,600, क्योंकि x का वैल्यू तो हमारा 1,800 आ ही गया था. 2x 3,600 था, x वॉज 1,800. तो 7x इज इक्वल टू 12,600. क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, तो अब निकालना आसान है, बिकॉज 3y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 12,600, दैट इज 37,800. और दीज आर इलिटरेट फीमेल्स, लिटरेट हैं 5,400, टोटल फीमेल्स होगी 5,400 प्लस 3,7,800, 37,800 प्लस 5,400. तो 37 प्लस 5 42, 43,200 will be total number of females in this case. Okay, क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The average of 4 integers is 28. When a natural number n is included, average of these 5 integers still remains an even integer. तो find the minimum possible value of n. 4 इंटीजर्स का एवरेज हमें 28 गिवन है, और एक नेचुरल नंबर n ऐड कर रहे हैं, सच दैट एवरेज ऑफ दीज 5 इंटीजर्स स्टिल रिमेन्स एन इवन इंटीजर. तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. ओके,
सो अगर 4 इंटीजर्स का एवरेज 28 है तो सम क्या होगा, सम ऑफ दोज 4 इंटीजर्स विल बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 28 into 4, that is 112. Now we are also including another natural number which is n. So 112 plus n, this will be total sum now divided by 5, क्योंकि अब 5 नंबर्स हो गए हमारे, 4 तो पहले से थे, एक और ऐड किया, तो डिवाइड बाई 5, दिस इज ऑल्सो इवन इंटीजर. सो वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. तो एक तो हो गया हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो इसको यहाँ से. ठीक है, हिट एंड ट्रायल से क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो हमें पता है इनिशियल जो एवरेज है दैट इज 28 एंड फाइनल एवरेज इज ऑल्सो इवन इंटीजर. तो इफ द न्यू नंबर इंक्लूडेड n, इफ दैट इज ऑल्सो 28, अगर नया नंबर जो इंक्लूड कर रहे हैं वो भी एवरेज के बराबर ही होगा, तो एवरेज चेंज उस केस में तो होगा नहीं. ठीक है, सो इफ n इज इक्वल 28, देन वी नो फॉर श्योर कि एवरेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 28. एवरेज विल बी 28. ठीक है, अब n जब हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली 5 से, तो अगर n में 5 का चेंज आएगा तो हमारा जो नया एवरेज होगा दैट विल ऑल्सो बी इंटीजर. ठीक है, अगर हमने n को 28 के बजाय 27 किया, 27 किया तो 112 प्लस 27 बाई 5 करोगे तो हमारा जो एवरेज होगा दैट विल नॉट बी इंटीजर. बट जब हम 28 ऐड कर रहे हैं, 28 अगर हमने n नेचुरल नंबर लिया क्योंकि 28 पहले का एवरेज था, तो वही सेम वैल्यू अगर हमारा नया ऐड कर रहे हैं तो एवरेज हमारा चेंज उस केस में होगा नहीं. तो हमें ये तो पक्का से पता है कि इफ n इज इक्वल टू 28, एवरेज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 28 बिकॉज एवरेज ऑलरेडी 28 था, नया नंबर भी 28 ऐड करो, एवरेज चेंज नहीं होगा. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लो कि इंटीजर है. नेक्स्ट वैल्यू तुम लो, अगर 5 का डिफरेंस लोगे क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 28 माइनस 5 दैट इज 23. तो इन दैट केस ऑल्सो विल बी गेटिंग एवरेज दैट इज ऑल्सो इंटीजर. और एवरेज कितने से रिड्यूस होगा, क्योंकि 5 से हमने अपने नंबर को रिड्यूस किया है, डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं तो एवरेज पे रिडक्शन आएगा 1 का. सो एवरेज विल बी 27 नाउ. अगर हम इंक्रीज करते हैं 5 से 33 करते हैं, एवरेज 29 होता. 23 कर रहे हैं तो एवरेज 27 होगा, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, दैट इज वाई एवरेज n को हम डिक्रीज करेंगे. ठीक है, सो 23 पे आया 27, बट 27 हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें चाहिए इवन, एवरेज शुड बी इवन इंटीजर. तो नेक्स्ट डिक्रीज होगा, 5 का फिर से किया, 18 आया, और 18 पे एवरेज विल बी 26. ठीक है, तो डायरेक्टली हमें 10 का डिक्रीज करेंगे तभी हमारे काम की वैल्यूज मिलेंगी. ये बात भी समझ में आ गई. तो फर्दर 10 का डिक्रीज कर दो, -10, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 8, और 8 पे हमें मिलेगा एवरेज 24. फर्दर 10 का डिक्रीज करोगे तो हमारा जो n है वो निगेटिव हो जाएगा, जबकि n इज अ नेचुरल नंबर and all natural numbers are greater than 0. 0 is also not a natural number. तो n is always greater than 0. तो अगर 0 भी आ रहा होता तो नहीं चलता, greater than 0 चाहिए था. तो minimum possible value is equal to 8. Minimum possible value of n will be equal to 8. Our answer will be equal to 8 in this case. Is this clear? ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया सॉल्व करने का. या फिर यहाँ पे जैसे हमें पता चला कि अवर एवरेज इज अ इवन इंटीजर, तो इस इक्वेशन को लिख सकते थे, इवन है यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तो 112 प्लस n, दिस डिवाइड बाई 5, दिस मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के लिख दिया, इट इज 2k इज दैट एवरेज. नाउ मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 112 प्लस n इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 10k. सो n विल बी इक्वल टू 10k माइनस 112. अब हमारा इंटेंट है टू मिनिमाइज दिस वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू रखना है. ठीक है, तो 112 तो कांस्टेंट है, अब हमें 10k को मिनिमम रखना पड़ेगा सो दैट हमारा 10k माइनस 112 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन 0. तो 10k शुड बी ग्रेटर देन 112. सबसे छोटा वैल्यू क्या ले सकते हो, अगर k को तुमने 10 ले लिया, k को 10 लिया तो 100 आएगा, k को 11 लिया, इफ k इज इक्वल टू 11 तो 110 आ जाएगा उस केस में, जो कि नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए. तो k का मिनिमम वैल्यू कैन बी 12, तो 12 इंटू 10 इज 120. बस ये वैल्यू पुट कर दोगे तो n विल बी इक्वल टू, n मिनिमम विल बी इक्वल टू 120 माइनस 112 एंड हेंस इक्वल टू 8. ये हो गया हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If x is a positive number such that 4 times log of x on the base 10 plus 4 times log of x on the base 100 plus 8 times log of x on the base 1000 that is equal to 13, then greatest integer not exceeding x क्या होगा. पहले केस में जब हम log ले रहे हैं x का तो base is 10, in the second case base is 100, in the third case base is 1000. एक बात जो हमेशा याद रखना है, log का प्रिंसिपल, if log of x on the base a this is equal to b, so in that case we imply
we know that a to the power b will be equal to x because log is inverse of exponential. And if question कह रहा है log of m to the power a on the base n to the power b, then this is equal to, जो हमारा जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर है तो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दिस विल बी a, और अगर बेस का पावर है तो बाहर आके डिवाइड होगा, यानी कि a बाई b टाइम्स लॉग ऑफ m ऑन द बेस n. ओके, अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट केस में हम लॉग ले रहे हैं बेस 10 है, सेकंड केस में 100 है, थर्ड केस में 1000 है. कंपेयर करने के सारे केसेस में लॉग को 10 पे लाएंगे, लॉग को 10 पे लाएंगे. तो फर्स्ट केस में वैल्यू को लिख सकते हैं 4 टाइम्स लॉग ऑफ x ऑन द बेस 10 प्लस नेक्स्ट केस में लिख सकते हैं 4 टाइम्स log of x on the base 10 square, and in third case this is 8 times log of x on the base 10 cube, and this total is 13. अब बेस का पावर बाहर आएगा, डिवाइड होगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस में आ जाएगा 4 टाइम्स log of x on the base 10 प्लस 4 by 2 टाइम्स log of x on the base 10 प्लस 8 by 3 टाइम्स log of x on the base 10. ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स में लिखा है, अदरवाइज डायरेक्टली तुम इस चीज़ को लिखोगे और फिर कॉमन लेके लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस 10 को इन वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे. 4 प्लस 4 बाई 2 इज 2 प्लस 8 बाई 3 टाइम्स log of x on the base 10, this is equal to 13. 4 plus 2 is 6, 6 plus 8 by 3, that becomes equal to 18 plus 8, 26 by 3 टाइम्स log of x on the base 10, this is 13. 13 2s are 26, 2 by 3 आ गया. राइट हैंड साइड में जाके दिस विल बी 3 by 2. log of x on the base 10, this is equal to 3 by 2. अब इसको इंटीजर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से. तो इक्वेशन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log of x on the base 10, this is equal to 3. ओके, अब इस 2 को पावर पे लेके जा सकते हो तो हो जाएगा log of x square on the base 10, this is equal to 3. By the definition of log, we can say that 10 cube will be equal to x square, and 10 cube is equal to 1000. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर 10 क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1000. और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट एक्सीडिंग x. ओके, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था. 10 टू पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू x, यहाँ से भी कर सकते थे, बट फिर भी हमें स्क्वायर तो करना ही पड़ता है. 10 टू पावर 3 बाई 2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाते इसके कभी, तो इसलिए हमने पहले स्क्वायर कर लिया, पहले मल्टीप्लाई पे 2 कर दिया ताकि चीज़ें ईजी हो जाए. x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000 आ रहा है. तो इसके आसपास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट एक्सीडिंग x. ओके, तो 30 स्क्वायर इज 900, which is less than 1000. 31 square is 961, still less than 1000. But 32 square या 2 to the power 10, this is 1024, which is greater than 1000. और हमें चाहिए that integer should not exceed x. तो हमारे काम का वैल्यू क्या होगा, 31 स्क्वायर दैट इज 961, क्योंकि x स्क्वायर हमारा 1000 है, x अराउंड हमारा 31 से 32 के बीच में होगा. x रफली हमारा आ जाएगा 31.6 के आसपास. हमें x की वैल्यू निकालनी नहीं है, बट 31 से 32 के बीच में होगा. तो 31 इज स्मॉलर इंटीजर देन x, तो अवर आंसर विल बी इक्वल टू 31. ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन x विल बी 31. ठीक है, नॉट एक्सीडिंग चाहिए था, यानी कि अगर x फॉर एग्जांपल इंटीजर खुद भी होता तो वही हमारा आंसर हो जाता, बिकॉज एक्सीड नहीं करना था, इक्वल हो सकता था x के, बट क्योंकि x इज अ नॉन इंटीजर तो उससे छोटा जो इंटीजर होगा दैट विल बी आवर आंसर. ओके, इफेक्टिवली क्वेश्चन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पूछ रहा था एक तरह से. फिर ओके, next question. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons and no child gets an odd number of balloons क्या होगा. A typical question, 20 balloons हैं, 4 children हैं, and each child gets some balloons, यानी कि कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं हो सकता जिसको कि 0 बैलेंस दिए, सबको कुछ ना कुछ बैलेंस तो देने ही देने हैं. Additionally, no child gets an odd number of balloons, यानी कि every child is getting even number of balloons. So if there are 4 children A, B, C, D, तो नो वन विल बी गेटिंग 0 बैलून, सबको कम से कम एक बैलून तो देना पड़ेगा. एडिशनली नो चाइल्ड इज गेटिंग ऑड नंबर ऑफ बैलून्स, तो सबको इवन नंबर ऑफ बैलून्स मिल रहे हैं. लेट अस से ए इज गेटिंग 2A बैलून्स, बी इज गेटिंग 2B बैलून्स, सी इज गेटिंग 2C एंड डी इज गेटिंग 2D, और टोटल सम हमारा आ रहा है इक्वल टू 20. एंड सिंस
2a 2b 2c 2d, ये सारी की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी भी होनी है, तो ए बी सी डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इज इक्वल टू 10, सच दैट ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए कि ऑल आर ग्रेटर देन जीरो। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे अगर ऐसे केस में हमें सॉल्यूशन निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इज इक्वल टू एन, और हमें चाहिए नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो। तो सॉल्यूशंस आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर 4 वैल्यूज हैं तो हमें 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर हमारा 4 है, आर माइनस वन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस केस में, और एन हमारा इक्वल टू 10 है, तो 10 माइनस वन सी 4 माइनस वन, तो आंसर विल बी 9 सी 3। 9 इंटू 8 इंटू 7 by 6, 84 ways will be there in total. Our answer will be 84 ways. Okay. ठीक है, अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन में कंडीशन चेंज करता और क्वेश्चन ये कहता है कि नहीं ठीक है, ये कंडीशन तो है कि नो चाइल्ड इज गेटिंग ऑड नंबर ऑफ बैलून्स, बट ये कंडीशन नहीं है कि चाइल्ड इज गेटिंग सम बैलून्स, तो जीरो भी मिल सकते हैं किसी को, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला। क्वेश्चन कह रहा है कि सम चाइल्ड कैन गेट जीरो बैलून्स ऑल्सो। अब ये कंडीशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगा, बस लाइन लिखा है ना कि ईच चाइल्ड गेट सम बैलून्स, ये लाइन नहीं लिखा होगा। इफ दैट लाइन इज नॉट मेंशनड तो सम चाइल्ड कैन आल्सो गेट जीरो बैलून्स। ठीक है, कैन गेट जीरो बैलून्स ऑल्सो। तो दिस इज द कंडीशन नाउ कि एक ही कंडीशन है मेरे पास कि नो चाइल्ड इज गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ बैलून्स। तो अभी मेरा इक्वेशन तो यही रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई इज इक्वल टू 10, ये तो हो गया इक्वेशन। बट इस बार हमारा ए बी सी डी कैन ऑल्सो बी जीरो, दे कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और होंगे अभी भी इंटीजर ही, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे इन सच ए केस जहां पे कि हमें चाहिए होंगे होल नंबर सॉल्यूशंस, या वैल्यू कैन ऑल्सो बी जीरो। आवर सॉल्यूशंस इन दैट केस आर एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड टोटल सम, और आर इज टोटल पार्ट्स जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एन इन दिस केस इज 10, आर इज इक्वल टू 4, so our answer will be 13c3 in this case. Answer will be 13c3. बाकी लॉजिक और डिटेल में डिस्कस किया जब पीएनसी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कराए हैं आईकमेट के, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया, तो एक बार उस सेशन को जरूर चेकआउट कर लेना। क्या समझ पा रहे हो? देखो अब इस क्वेश्चन को भी, फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन बाद में वेरी करके कन्वर्ट किया, अब इस क्वेश्चन को भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम चाइल्ड कैन गेट जीरो वैल्यूज आल्सो। अब हमें अगर ऑलरेडी पता है, फॉर एग्जांपल तुम्हें इनमें से एक फॉर्मुला पता है, तुमको ये पता है कि एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है व्हेन हम निकाल रहे होते हैं नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। दिस इज फॉर नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। नेचुरल नंबर यानी कि ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो लिख दो, क्या कह दो ए बी सी डी ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि टू ए हमारा इवन होना है, ए तो ऑड हो सकता है। ठीक है, सो नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस के केस में सॉल्यूशन हमारे होते हैं एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इस केस में हमें कन्वर्ट करना है अपने इस केस को, तो कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो ही मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से 4 और बैलून लिए हमने, और हमने ए बी सी डी को पहले से एक एक बैलून बांट लिया कि रखो एंजॉय करो, कि तुम्हें अगर इन 10 में से नहीं मिलता तो मैंने पहले से तुम्हें 4 एक एक बैलून दे दिया। ठीक है, तो हम एडिशनली बैलून्स इनको पहले से पकड़ा दें। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही तुमने पहले से बैलून्स पकड़ा दिए, तो अब तुम्हारा क्या है, सबको तुमने एक एक बैलून बांट दिया, तो 14 बैलून्स हो गए इन टोटल। 10 थे, एक एक पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दैट यहाँ पे भी हमें, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे भी अब हमने कंडीशन यही सेम अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहले से वन बैलून बांट दिया, तो इक्वेशन हमारा नया वाला बन जाएगा, एक एक बैलून पहले ही दे दिया। ठीक है, सो नया इक्वेशन विल बी, लेट अस से नए इक्वेशन में हम ए बी सी डी को कह देते हैं कि, क्योंकि ए बी सी डी तो यही था, तो चलो मान लेते हैं ए बी सी डी को ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश दिस इज इक्वल टू 10, तो पहले से थे प्लस 4, अब 14 बैलून्स हो गए, और क्योंकि हमने एक एक बैलून पहले ही दे दिया है, तो अब हमें पता है कि 14 में से हर एक को कम से कम एक बैलून तो मिला ही मिला है। तो अगेन हमारा क्वेश्चन अब यही हो गया कि ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 14 माइनस वन सी 4 माइनस वन विच इज 13 सी 3। तो हमने अपने नए क्वेश्चन को भी पुराने क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया। क्या ये क्लियर है?
ओके, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि सबको ऑड नंबर बैलेंस मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है कि सबको ऑड नंबर बैलेंस मिले हैं, तो वहाँ पे हम 2a-1, 2b-1, 2c-1, 2d-1 इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ऑड के केस में भाई 2a-1, 2b-1 प्लस 2c-1 प्लस 2d-1 और टोटल सम आ रहा है 20। सम इवन आ सकता है क्योंकि चार ऑड वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज मिले हैं तो किसी को भी जीरो तो मिल ही नहीं सकता, तो जीरो वाला चक्कर ही खत्म हो गया। ओके, अब क्योंकि हमने वैल्यूज एज्यूम किया है 2a-1, 2b-1, 2c-1, 2d-1, अब किसी को वैल्यूज नेगेटिव में तो नहीं मिल सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्योंकि अगर a जीरो हो गया फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा 2a-1 इफ a इज इक्वल टू जीरो, तब -1 वैल्यूज मिल जाएंगे ना, तो a फिर जीरो तो नहीं हो सकता, तो a ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि ABCD ऑल विल बी पॉजिटिव। अगर जैसे इनकेस ऑड के केस में तुमने 2a+1 एज्यूम किया, तब यहाँ पे ध्यान रखना है कि a जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जब a जीरो होगा तब भी वन वैल्यू मिल जाएगा। बट इफ 2a-1 एज्यूम किया है तो वहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान से शांति से इस बात को सोचना और समझना अपने एंड पे। तो हमने 2a-1, 2b-1, 2c-1, 2d-1 इसीलिए एज्यूम किया है सो दैट ABCD हमारे पॉजिटिव वैल्यूज रहें, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अभी भी आसान होगा। ठीक है, अब पहले तो ये जो -4 आ रहा है इसको राइट साइड में लेके चले जाओ, तो इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल 24, तो a प्लस b प्लस सी प्लस डी दिस इज इक्वल 12। और अब हमें पता है कि ABCD आर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा 11 12-1 c 11c3। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन इन दिस केस। ओके, क्या ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A trapezium ABCD has sides AD, side AD is parallel to BC and angle BAD is 90 degrees. BC and AD are 3 and 8 centimeter respectively. If the perimeter of the trapezium is 36 centimeter, then find the area of the trapezium. So AD is parallel to BC and angle BAD is 90 degrees. डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। BC and AD are 3 and 8 centimeter respectively. AD और BC पैरेलल है। ठीक है, तो पहले साइड्स को पैरेलल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, और BC हमारा 8 से BC इज 3 सेंटीमीटर एंड AD इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD फॉर्म कर लेते हैं पहले, बिकॉज AD इज लार्जर एंड AD BAD हमारा 90 डिग्रीज है, यानी कि AD एंड AB आर पैरेलल। इफ दिस इज AD, so this will be AB and BC is 3 and AD is 8। तो ये डायग्राम बन गया हमारा। सिंस BC एंड AD आर पैरेलल एंड एंगल BAD इज 90 डिग्रीज, तो अगर एंगल BAD 90 है, BC और AD पैरेलल है, सो एंगल ABC भी 90 होगा, बिकॉज अगर दो पैरेलल लाइंस है हमारी एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो इन दैट केस एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो इफ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 होगा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 90, यानी कि दैट विल आल्सो बी 90 डिग्रीज, तो बोथ एंगल्स विल बी 90। ठीक है, दोनों एंगल 90 हो गए। अब अगर दोनों एंगल 90 है हमारे किसी भी ट्रेपेजियम में, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides मल्टीप्लाइड बाई हाइट, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर तो हाइट तो हमें पता है। एक सेकेंड, हाइट पता है कि नहीं पता है? नहीं नहीं, हाइट नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, ए बी अभी पता नहीं है, बट पेरीमीटर से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं है कि हाइट कितना है। लेट अस अज्यूम कि ए बी इज इक्वल टू एच। इफ ए बी इज एच, तो अगर हम सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन ए डी, लेट अस से दैट इज सी पी, तो सी पी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एच, बिकॉज ए बी सी पी दिस विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड इफ दिस इज रेक्टेंगल तो बी सी हमारा 3 है, तो ए पी विल ऑल्सो बी 3, एंड इफ ए पी इज 3 तो पी डी विल बी 5। ओके, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 36। पेरीमीटर क्या आ रहा है अभी हमारा? पेरीमीटर विल बी 8, दैट इज ए डी, और एच हमारा आ रहा है ये वैल्यू, और सी डी को मान लेते हैं एक्स। तो इन दैट केस पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 प्लस एच प्लस 3 प्लस एक्स, दिस इज 36। तो 8 प्लस 11, एच प्लस एक्स इज इक्वल 25।
तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा इक्वल टू 25 माइनस एच। जितने कम अननोन है उतना अच्छा है। x आ गया 25 माइनस एच। ओके, नाउ फोकस ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल सीपीडी। ट्रायंगल सीपीडी पे फोकस करो। तो इन ट्रायंगल सीपीडी वन साइड इज h, वन साइड इज 5, h एंड 5 पर्टिकुलर है, और फिर हमारा हाइपोटेन्यूज इज 25 माइनस एच। अतः उसमें अप्लाई कर दो कि h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25 माइनस एच होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्व करो, अदरवाइज क्लिक कर जाए कि कई केसेस में क्या होगा, तुम्हें पाइथन पे डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है तो कहीं ना कहीं पे ट्रिपलेट बन ही रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ये पता है कि दो जो साइड्स है हमारी हाइपोटेन्यूज एंड द परपेंडिकुलर, इनका सम कितना आ रहा है, वन साइड इज एच, वन इज 25 माइनस एच, सम आ रहा है 25, और एक बेस हमें 5 गिवन है, तो 25 में ब्रेक करना है हमें, तो डायरेक्टली क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्टली यहाँ पे पाइथन अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा केस क्या बन रहा है, 12, 5 एंड 13 वाला केस बन रहा है। 12 प्लस 13 इज 25 और एक साइड है 5। क्लिक करता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस 25, राइट हैंड साइड आ जाएगा 25 स्क्वायर विच इज 625 प्लस एच स्क्वायर माइनस 50 एच। एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 एच विल बी इक्वल टू 625 माइनस 25 दैट इज 600, एच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12। ओके, थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मे बी बीच में हल्का फुल्का नॉइज आता हो। ठीक है, तो एच इसको 12 आ रहा है। अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है हमें ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ट्रेपेजियम आप तो निकाल लेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज हमें क्लियर है। तो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides which is 3 plus 8 multiplied by height which is equal to 12. 11 into 6, 66 square centimeter will be our answer. ठीक है, चाहो तो दो पार्ट से ब्रेक भी कर सकते, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते, वो भी कर सकते थे, बट ट्रेपेजियम का एरिया तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज 1/2 into sum of parallel sides multiplied by height. Okay, next question now. A project team has 54 tasks to distribute among 3 departments, alpha, beta and gamma. Each task is assigned to exactly one department. The number of tasks assigned to alpha is more than the number of tasks assigned to beta. Furthermore, number of tasks assigned to beta are at least twice the number of tasks assigned to gamma. So what is the minimum possible number of tasks that can be assigned to department alpha? So there are 3 departments, alpha, beta and gamma. The total projects are 54. Additional condition क्या है कि each task is assigned to one department. Number of tasks assigned to alpha is more than beta. A is greater than B. And then number of tasks assigned to beta are at least twice the number of tasks assigned to gamma. यानी कि B is at least twice. So greater than or equal to 2 times gamma. This is our inequality. यानी कि मैक्सिमम टास्क किसको मिले हैं, मैक्सिमम मिले हैं अल्फा को। बट क्वेश्चन उसी को मिनिमाइज करने को कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी असाइन्ड टू डिपार्टमेंट अल्फा। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हमें मिनिमाइज करना है, दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अगर सबको इक्वल मिल सकते होते तब हमें पता था कि ए को 18, अगर सबको इक्वल मिलते तो 18 मिलते ए को, यानी कि डेफिनेटली जो वैल्यू है ए का वो 18 से तो बड़ा ही होगा, उतना तो फॉर श्योर है, क्योंकि अगर सबको इक्वल मिल सकते हैं, बट सबको इक्वल नहीं मिल सकते हैं। नंबर ऑफ टास्क असाइन टू बीटा मस्ट बी एटलीस्ट डबल दैट ऑफ गामा, कम से कम डबल तो होगा ही होगा। तो जब भी हमें किसी भी केस में अगर सम फिक्स्ड है, बिकॉज सम तो हमारा 54 है, ए प्लस बी प्लस जी, सम तो फिक्स्ड है। अप्रोच समझना हमेशा ध्यान से, ठीक है, अप्रोच हमेशा समझना कि हमें क्या है, सम फिक्स्ड है और हमें एक वैल्यू को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं और तुम्हें वो रुपए 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उनमें से किसी एक बच्चे को सबसे कम रुपए देने हैं, तो वो कम से कम दे पाओगे। अगर टोटल रुपए तुम्हें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे हमें यही सेम काम करना है। टोटल सम इज 54 इफ ए हैज टू बी गिवन एज मिनिमम टास्क एज पॉसिबल एंड स्टिल टोटल का मैक्सिमम, मतलब कि सब में से मैक्सिमम मिलेगा, बट तब भी मिनिमम जितना कम से कम दे सकें। इन दैट केस एक से को हम मिनिमाइज करने के लिए बाकी सबको मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि बी एंड जी मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने मान लिया लेटेस्ट से कि जी को हमने एक्स टास्क दे दिए, जी को एक्स टास्क दे दिया। अब अगर जी को तुमने एक्स टास्क दे दिए हैं तो बी को कितने मिल सकते हैं, कम से कम 2x तो मिलने पड़ेंगे ना। इफ जी इज इक्वल टू एक्स, जी को एक्स टास्क दे दिया तो बी मस्ट बी गेटिंग एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x दोगे, बट साथ में ये भी है कि बी को जितने दोगे उससे ज्यादा ए को देने पड़ेंगे। तो क्योंकि ए को हमें मिनिमाइज करना है तो बी को बहुत ज्यादा टास्क देने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा बी को टास्क देते जाओगे उतना ज्यादा फिर ए को भी कम से कम एक ज्यादा तो दोगे ना।
तो इसलिए क्योंकि ए को अल्टीमेटली मिनिमाइज करना है तो बी के टास्क को भी हमें मैक्सिमम करने की कोशिश नहीं करनी है। बी के टास्क डेफिनेटली ज्यादा होने चाहिए, मैक्सिमाइज करना है अदरवाइज बाकी वैल्यूज को। बट अगर बी के टास्क ज्यादा हो जाएंगे तो ए को उससे ज्यादा ही मिलने वाले हैं। दैट इज वाई नंबर ऑफ टास्क ऑफ बी शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड। तो हेंस बी को हम सिर्फ 2x डाल देंगे, जस्ट डबल दैट ऑफ गामा। जी के टास्क को, गामा के टास्क को मैक्सिमाइज करेंगे। और क्योंकि अब हमें ए को मिनिमाइज करना है तो ए को 2x से सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टास्क गिवन टू ए शुड बी 2x+1। क्या ये क्लियर है? अब जरूरी नहीं यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाए, बट दिस शुड बी द अप्रोच, क्योंकि यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो इफ ए को दिया 2x+1, बी को दिया 2x, जी को दिया x, तो टोटल वैल्यू आ गया हमारा इक्वल टू 5x+1। लाइक दिस इज इक्वल टू 54, 5x इज इक्वल टू 53, x इज इक्वल टू 10.6। अब x चाहिए तो इंटीजर, बट आ रहा है 10.6, तो अब इसके आसपास की वैल्यू हमारी आंसर में इंक्लूड होगी। x 10.6 तो हो नहीं सकता। अगर तुमने x को 11 ले लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू लिया है हमने g का, इससे बड़ा वैल्यू अगर लोगे, x का वैल्यू इससे बड़ा लोगे, तो फिर वहां पे हमारे 54 टास्क में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर x को तुमने फॉर एग्जाम्पल 11 लिया, तो मिनिमम टास्क दैट कैन बी गिवन टू b विल बी 22 और a को मिल जाएंगे 23। अभी टोटल सम ही हमारा मिला के ग्रेटर देन 54 हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैक्सिमम टास्क दैट कैन बी गिवन टू गामा इज इक्वल टू 10। 11 दिए नहीं जा सकते, 10 दोगे, 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गामा को, टोटल है 54, 54 में से 10 दे दिए तुमने गामा को, तो रिमेनिंग आर 44, बच गए हैं 44। ठीक है, तो अब इक्वल तो दोगे नहीं तुम, बीटा और गामा को इक्वल, बीटा और अल्फा को इक्वल तो दोगे नहीं। तो क्या केस हो सकता है, क्योंकि बीटा को अल्फा से कम मिलने वाले हैं, तो कैन बी गिवन, बीटा को तुमने 21 दे दिए, अल्फा को दे दिए 23, या बीटा को 20 दे दिए, अल्फा को दे दिए 24। दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एडिशन कंडीशन है वो ब्रेक कहीं पे भी नहीं हो रहा है। बट हमें करना है अल्फा को मिनिमाइज, तो केस हमारा ये वाला काम का होगा। तो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी गिवन टू अल्फा विल बी इक्वल टू 23। आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर एक केस और बन सकता था, बट वहां पे भी आंसर हमारा 23 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने गामा को दे दिया 9, 9 टास्क दे दिए, अब 45 बच गए, तो 22 दे दिया हमने, बीटा को 23 दे देंगे, अल्फा को, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम हमारा 23 ही आने वाला है इन एनी केस। क्या क्लियर है? एंड आई बिलीव कि समझ पाए होगी कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगा। और जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, इसलिए थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, सो दैट ये तुम्हारे लिए चीज़ें कंफर्टेबल हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस के साथ में। अब इसके लिए एक और अप्रोच थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा चीज़ों को और वेरी करा के, थोड़ा और प्रॉपर कंडीशंस लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार और इक्वेशन लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस जी दिस इज इक्वल टू 54 एंड वी नो दैट a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर इक्वल टू 2g। ठीक है, तो क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारा g आ रहा है, तो g को लिख सकते हैं हम, g कैन बी इक्वल टू 54 माइनस a प्लस बी और माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो दिस इज g। अब हमें पता है कि b शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2g, तो g की जगह वैल्यू फिट कर दो, b शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 54 माइनस a माइनस b। तो b शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a माइनस 2b। अब सारे b को एक साइड में लेके आ जाओ, तो b प्लस 2b, 3b विल बी ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a, या फिर b विल बी ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a बाई 3। तो 3 अननोन से 2 पे पहुंच गए। अब समहाउ b को भी रिमूव करना है। अब हमें पता है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू पे लाना है हमको, क्योंकि ए बी जी ये सारे के सारे इंटीजर ही होने हैं। तो अगर ए को बी से बड़ा होना है, तो कैन वी राइट दिस एज ए प्लस वन, सॉरी ए माइनस वन विल बी ग्रेटर इक्वल टू बी। मतलब कि बी का और ए का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकता है, ए माइनस वन कैन बी इक्वल टू बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए माइनस वन कैन बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये इनक्वालिटी तो बन जाएगा ना यहाँ से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी ए माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्योंकि ये लिखने से अब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब इस इनक्वालिटी को हम लिख सकते हैं ए माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 108 माइनस 2a बाई 3। और क्योंकि इक्वल हो सकते हैं तो दीज टू कैन ऑल्सो इक्वल, क्योंकि सब जगह पे ग्रेटर इक्वल टू है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a बाई 3।
ये लिखने का पर्पज़ क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन रह गया, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3a माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a, 3a प्लस 2a 5a will be greater than equal to 111. So a will be greater than equal to 111 by 5, which is 22.2. तो a should be greater than equal to 22.2. और अगर a को greater than equal to 22.2 होना है और एक इंटीजर है, so a का मिनिमम वैल्यू will be equal to 23. यहाँ से हमें एक डायरेक्टली वैल्यू मिल गया दैट ए मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज इक्वल 23. बट यहाँ से भी सॉल्व करने के बाद में तुम्हें एक बार वेरीफाई जरूर करना है कि क्या 23 पे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो 23 हमने ए की जगह वैल्यू पुट किया. इन दैट केस b प्लस जी इज इक्वल टू ए मिनिमम आ गया 23, तो b प्लस जी क्या आ जाएगा. अब या तो b की वैल्यू पुट कर दो, b को तो रख दो 22, तो दैट इज 23 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 45. तो हम फिर हमारा जी इज 9 सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. और एक भी वैल्यू कर रहा है तो फिर सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली 23 मस्ट बी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है एज पर अवर कंस्ट्रेंट. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बस लॉजिक सही लगाना है और ये जो हमने स्टेप किया ना उसको भी समझना है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू पे जब तक नहीं लाओगे, यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर इक्वल टू 108 माइनस 2a बाई 3. तो इसको हम डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108 माइनस 2a बाई 3, वो गलत हो जाता. क्योंकि एक है ग्रेटर देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज वाई पहले हमने ग्रेटर इक्वल टू में कन्वर्ट किया दोनों को और उसके बाद में फिर इसको सॉल्व किया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let a and b be roots of the equation x square plus sin y times x minus 1 by 2 is equal to 0. X square plus sin of y times x minus 1 by 2, this is equal to 0, where y is between 0 and 2 pi. ठीक है, तो अगर y हमारा 0 से 2 pi के बीच में है तो sin y क्या हो सकता है. sin y सारी वैल्यूज ले लेगा बिटवीन 0 एंड 2 pi, लेकिन sin y बिटवीन माइनस 1 एंड 1. तो ग्राफ कैसा बनता है साइन का. 0 पे होगा 0, at 0 the value is 0, at pi by 2 or 90 degrees the value is 1, at pi again 0, at 3 pi by 2 the value is minus 1, and at 2 pi the value is again 0. तो बिटवीन 0 एंड 2 pi साइन बाई सारी वैल्यूज रहता है बिटवीन माइनस 1 और 1. ओके, अगर 0 से पाई के बीच में कहता तो 1 से लेकर 0 के बीच की वैल्यू रहता सारी की सारी. ठीक है, तो सिंस दैट वाई इज बिटवीन 0 एंड 2 pi, तो साइन वाई विल बी बिटवीन माइनस 1 1. दैट इज फर्स्ट थिंग. फिर यहाँ पे रूट्स हमें, अगर ए एंड बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट साइन वाई है. ए प्लस बी इज इक्वल माइनस साइन वाई, और ए इंटू बी विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. क्वेश्चन कह रहा है इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, तो हमें वैल्यू ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m फाइंड आउट करना है. a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की वैल्यू हमें पहले तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. ठीक है, a प्लस बी और ए बी गिवन है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं. ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर वाई. तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी विच इज माइनस 1 बाई 2. तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1. इफेक्टिवली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस 1. फर्दर स्क्वायर कर दो तभी तो ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 आएगा. तो ए टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ वी आर कंसर्न विद ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, सो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज ए बी होल स्क्वायर, और ए बी हमारा इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4, तो प्लस 2 इंटू 1 बाई 4, तो दैट विल इक्वल टू 1 बाई 2.
तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आ गया ए टू द पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ए टू द पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, और फ्रेश पेज पे लिख के आगे की वैल्यूज, आगे का जो कहानी है उसको खत्म करते हैं। -1/2 था ना, हाँ ठीक है। अब साइन वाई इज बिटवीन -1 और 1, बट स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर वाई के साथ क्या होगा? और स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू हमारा 0 से लेके, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो साइन स्क्वायर वाई विल बी बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा साइन स्क्वायर वाई का। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू उस पूरे एक्सप्रेशन का क्या आएगा? -1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बस पहले पार्ट पे फोकस करो, और पहले पार्ट पे भी परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर वाई अपने आप में पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन स्क्वायर वाई मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू आएगा मैंने साइन स्क्वायर वाई इज मिनिमम, और साइन स्क्वायर वाई का मिनिमम वैल्यू है 0, तो मिनिमम वैल्यू आएगा 0 + 1 होल स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन स्क्वायर वाई मैक्सिमम होगा, तो 1 + 1 होल स्क्वायर, 0 + 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और 1 + 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो पूरे एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम मैक्सिमम अब मिल जाएगा हमको फॉर होल एक्सप्रेशन। इस पूरे की बात करें तो पूरे का मिनिमम क्या होगा? 1 -1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4 -1/2 which is equal to 7/2. So 1/2 is minimum, this will be small m, and 7/2 is maximum, this will be capital M. So capital M minus small m will be equal to 7/2 minus 1/2, which is 6/2, which is equal to 3. The final answer for the question will be equal to 3. अच्छा सवाल था, क्लियर है? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is let ABCD be a parallelogram such that coordinates of its three vertices A, B, and C are 1, 1, 3, 4, and -2, 8 respectively. So we have to find the equation of line BD. Equation of line BD. The line BD will be passing through 2 points, point B and point D. ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट्स B और D से पास कर रही है तो बोथ पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दैट इज 3, 4। तो दोज कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। और इक्वेशन के लिए ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शंस में चेकआउट कर सकते हो कि कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा हो। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट कोई भी नहीं होगा, बट ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन BD पूछा है और बी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है तो सेटिस्फाई करके देख सकते थे। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते तो अच्छी बात थी। ठीक है, यहाँ पे इन एनी केस एलिमिनेट होंगे नहीं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, तो पैलोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। इन अ पैलोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। This is A, B, C, D. Coordinates of A are 1, 1, B are 3, 4, C are -2, 8, and D के coordinates मान लेते हैं A, small a, small b. ठीक है, so in any parallelogram, if you draw the diagonals, तो diagonals always bisect each other. ठीक है, so diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, तो 90 पे नहीं बाइसेक्ट करते हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, so this point is O, so this point O will be midpoint of both diagonals, midpoint of AC and midpoint of BD.
और अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनका मिड पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। सो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ से हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट ओ मिल जाएगा। और पॉइंट ओ मिल गया, ओ इज लाइंग ऑन लाइन बी डी, तो एक लाइन बी डी पे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से हम लाइन बी डी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इजंट इट सो? तो बस ओ के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाई 2, तो 1 - 2 बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 8 बाई 2, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू -½ 9/2। कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट ओ के। अब लाइन बी डी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन बी डी यहाँ से आ जाएगा। स्लोप क्या आएगा लाइन बी डी का? कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं पॉइंट बी के और पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स को फोकस करो, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 राइज बाय रन। सो y2 9/2 -4 अपॉन, ऑर्डर ध्यान रखना है, -1/2 -3, तो 9/2 -4 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन -7/2, तो -1/7 इज द स्लोप ऑफ द लाइन बी डी। अब स्लोप मिल गया है, पूरी इक्वेशन निकालनी है तो निकाल सकते हैं, बट ऑप्शंस में देखो स्लोप क्या एक से ज़्यादा लाइंस का इक्वल है। स्लोप आ रहा है -1/7, सिर्फ एक केस में स्लोप -1/7 आ रहा है, जो कि इस केस में है x + 7y, बिकॉज यहाँ पे जब लेके जाओगे तो 7y इज इक्वल टू 31 - x, या फिर y आ जाएगा इक्वल टू 31/7 - x/7, यानी कि -1/7 स्लोप सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी सब में स्लोप डिफरेंट आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन निकालनी है तो प्रॉपर्ली निकाल भी सकते हैं, अब यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो अब यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप पता ही है। ठीक है, सो y - y1 दिस इज इक्वल टू m × x - x1, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल के इक्वेशन निकाल लो, तो y माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो y - 4 इज इक्वल, स्लोप इज -1/7 × x - 3, नाउ मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7y - 28 इज इक्वल टू -x + 3, सो x + 7y, this will be equal to 31. This will be our final equation. ओके, अगर इंस्टेंट क्वेश्चन पूछता कोऑर्डिनेट्स पॉइंट डी के बताओ, कि 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट दे दिए किसी पैरेललोग्राम में, वी हैव बीन गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 वर्टिसेस, एंड क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स का सेम रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी विल बी सेम, तो ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं, और यही इक्वेट कर दोगे बी डी के लिए भी। अब बी डी में 3, 4 है, डी का मान लिया कोऑर्डिनेट्स है एक और भी, तो वी कैन से दैट 3 + a/2 will be x coordinate by b का x coordinate plus d का x coordinate by 2, that will be equal to the coordinates of the midpoint, x coordinate of the midpoint, यानी कि this will be equal to -1/2, so 3 + a is equal to -1, तो a will be equal to -4। Similarly y coordinate देख लो, तो 4 + b/2, this is equal to 9/2, तो 4 + b is equal to 9, b is equal to 5, तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4, 5। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, सो आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, यस। सो इतना ही रखते हैं सेशन। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कशन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से। नेक्स्ट सेशन सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।